Hello guys, welcome back to our channel part 3 Reborn of My Devil Dad. Chapter 11 Untitled Chapter। आदित्य सोचता है कि इस बार वो बिल्कुल भी मेहर को हट नहीं करेगा, लेकिन उसे कैसे भी करके मेहर से अपनी मेमोरी वापस आने वाली बात कुछ दिनों तक छुपा कर रखनी होगी। कैसे भी करके मेहर इतनी इंटेलिजेंट है कि उसकी बात जैसे नजरों से कुछ भी छुपा पाना मुश्किल है। वो हर एक चीज को काफी बारीकी से समझती है और अगर कहीं उसे गड़बड़ होने का शक हो जाए तो वो उसकी जड़ तक जाकर पता करती है, क्योंकि वो कोई आम इंसान तो है नहीं बल्कि वो अंडरवर्ल्ड की क्वीन के साथ साथ एशिया की नंबर 1 कंपनी सिंह एंटरप्राइज की हेड भी है, जो कि उसे अपने दादा से विरासत में मिली है, क्योंकि अर्नव ने अंडरवर्ल्ड के काम को संभालने से मना कर दिया था। इसलिए इसकी जिम्मेदारी उसके दादा ने मेहर को सौंपी थी उसकी काबिलियत देखकर, और वही अर्नव को सारे लीगल काम दिए गए थे संभालने के लिए। उसकी फैमिली कोई ऐसी वैसी फैमिली नहीं थी। मेहर के दादू अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड कुछ काम भी करते बिजनेस के साथ साथ, और ये काम मेहर के डैड को पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने डैड का घर छोड़कर एक अलग ही बिजनेस स्टार्ट किया अपने दोस्त नरेन के साथ, और एक अलग पहचान बनाई। लेकिन उनके जाने के बाद मेहर को अपने साथ ले जाना चाहते थे और वो कुछ सालों बाद उसे ले भी गए थे। मेहर की इस पहचान के बारे ज्यादा लोगों नहीं पता था, क्योंकि मेहर की पहचान उसने और नरेन जी ने काफी अच्छे से छुपा कर रखी थी। पूरे एशिया को यही लगता था कि मेहर नरेन जी के बेटे की बीवी और उनके घर की बहू है, जो पता नहीं कहां से आ गई है। कई लोगों ने उसकी पहचान के बारे जानने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। सबको खाली हाथ ही लौटना पड़ा, और किसी ने भी आज तक सिंह कॉर्पोरेशन के सीईओ को नहीं देखा था। सब उसे देखना चाहते थे। आदित्य अपनी सोच में इतना गुम था कि उसे अपने हाथ से बह रहे खून के बारे भी पता ही नहीं चला। करण का घर। करण इस वक्त सोफे पर बैठा हुआ शराब पी रहा था, तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। जैसे उसे फील हुआ कोई पीछे है तो वो तुरंत मुड़कर देखता है पता करने के लिए कि कौन है। करण के पीछे और कोई नहीं, सुमन थी। सुमन, तुम सोई नहीं अभी तक? करण हैरानी से पूछता है। नहीं, तुम बताओ तुम क्या सोच रहे हो और इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? सुमन पूछती है। वो सुमन को खींचकर अपनी गोद में बिठाते हुए बोला, पता नहीं सुमन, मुझे ना अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है जिसे कुछ गलत है। तुम्हें पता है ना कि मैंने अपना एक जासूस राजवंश मेंशन में छोड़ा हुआ है, और उसने मुझे बताया कि आदित्य ने कोई सरप्राइज प्लान किया है मेहर को मारने के लिए, और मुझे डर है कहीं आदित्य की मेमोरी वापस ना आ गई हो। अगर ऐसा हुआ तो वो मेहर एक हो जाएंगे, और अगर वो दोनों एक हो गए तो हमारा प्लान बेकार हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम हमारा प्लान खराब नहीं होने देंगे। हम कल सुबह ही आदित्य को जो ड्रग्स 3 महीने बाद देने वाले थे, अब वो हम उसे कल ही देंगे, जिससे उसके अंदर जो चेंजेस आए हैं वो भी गायब हो जाए, और हम लोग फिर से उसे अपने काबू कर उस मेहर के खिलाफ और भड़का सके। और वैसे भी वो बेवकूफ आदित्य हमारे ऊपर आंख बंद कर भरोसा करता है, तो हम जो कहेंगे उस पर आराम से भरोसा कर भी लेगा। हम उसे फिर से मेहर से दूर कर देंगे। आखिर हमने उसकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए अभी कितना कुछ किया है, तो इतने जल्दी तो हम हार मान ही नहीं सकते हैं। अच्छा, ये सब छोड़ना, तुमने मुझे कब से प्यार नहीं किया है? सुमन अपना चेहरा कारण के करीब ले जाते हुए एक मदहोशी भरी आवाज में कहती है। उसकी ऐसी आवाज सुनकर करण सुमन को आंखों में देखता है, जहां उसे अपने लिए डिजायर दिख रही थी और भी नशे में थे, इसलिए उसकी मदहोश आवाज सुनकर बहकने लगा था। और कारण आगे बढ़कर सुमन को किस करने लगता ही उसके होठों पर अपने होठ रखकर सुमन भी उसका पूरा साथ दे रही थी। ऐसी किस करते हुए करण सुमन को पलट देता है, सोफे पर खुद उसके ऊपर कर विल्डली किस करने लगाते हैं एक दूसरे को। वहीं दूसरी तरफ मेहर का रूम। कुछ टूटने की आवाज सुनकर नरेन जी मेहर जल्दी से अपनी बहस छोड़कर क्लोजेट में जाते हैं। आदित्य के हाथों से खून बहाते देखकर मेहर तुरंत उसके पास जाकर हाथ पकड़ लेती है और चिंता भरी आवाज में पूछती है, हब्बी आपने ये चोट कैसे लगा ली हूँ? चली आप मेरे साथ, और उसका हाथ पकड़ बाहर ले आती है। नरेन जी भी परेशानी से आदित्य के हाथ को देख रहे थे, जहां पर एक छोटा सा कट लग गया था। डैड, आप जल्दी से डॉक्टर को कॉल कीजिए और उन्हें अभी के अभी बुलाए। डैड जल्दी कीजिए। मेहर को पैनिक करते देखकर आदित्य नरेन जी को इशारा करता है वहां से जाने का, तो वो तुरंत उसका इशारा समझकर वहां से चले जाते हैं। वही आदित्य मेहर को इतना पैनिक देख वो प्यार से कहता है, बेबी रिलैक्स, मैं ठीक हूँ और बहुत छोटी सी चोट है, तुम इतना परेशान मत हो बेबी। आदित्य की बात सुनकर मेहर कहती है, ऐसे कैसे परेशान ना हो हब्बी, देखिए तो आपका कितना खून बह रहा है। डैड डॉक्टर कब तक आ रहे हैं? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता, तो जैसे ही गुस्से से अपने पीछे मुड़कर देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता। ये देखकर मेहर की आंखें सर्द हो जाती है और उसे नरेन जी पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो अपनी आंखें बंद कर गुस्से को दबाने की कोशिश करने लगती है। चैप्टर 12 माह की केयर। अब आगे कुछ देर वैसे रहने के बाद मेहर वहां से उठाकर ड्राइवर से फर्स्ट एड किट निकलती है और उसे लेकर आदित्य के पास वापस आती है, और उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़कर उसे एक कॉटन से साफ करने लगती है। ये सब करते हुए मेहर के हाथ कांप रहे थे आदित्य का खून देखकर। उसे अपने अंदर दर्द महसूस हो रहा था। आदित्य को तकलीफ में देखकर उसे देखा ही नहीं जा रहा था।
वही आदित्य बड़े ध्यान से मेहर के फेस पर आते जाते एक्सप्रेशन अच्छे से नोटिस कर रहा था और अपने लिए मेहर को इतना परेशान और दर्द में देखकर उसे खुद पर गुस्सा आता है। वो सोचता है उसने कभी भी मेहर की कोई फिक्र नहीं की। पिछले जन्म में एक मेहर को 2 गोलियां लगा गई थी, तब डॉक्टर्स ने उसे बहुत मुश्किल से बचाया था, लेकिन तब भी आदित्य एक भी बार उसे हॉस्पिटल देखने तक नहीं गया था। और उल्टा जब मेहर का डिस्चार्ज होकर उसे नरेन जी मैंशन ले आए थे तो उसने मेहर से बोल दिया था कि उसने उसकी हमदर्दी पाने के लिए किया है ये सब और वो इसलिए यहाँ वापस आए है। आदित्य ये सोच ही रहा था कि उसे कुछ ठंडा और एक जलन सी फील होती है अपने हाथ पर, तो वो अपने होश में आकर वापस से मेहर को देखने लगाता है जो उसे ओनियमेंट लगाकर उसके हाथ पर पट्टी बांध रही थी। मेहर को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने आदित्य को रोका नहीं जाने से। अगर वो कह देती कि वो सुबह उसका गिफ्ट देख लेंगी तो ये होता ही नहीं। अब आदित्य से और रहा नहीं जाता तो वो मेहर को अपनी गोद में उठाकर सीधे बेड पर ले जाता है। वही मेहर जो उसकी पट्टी बांधकर कुछ कहने वाली थी, वो आदित्य के इस अचानक लिए गए एक्शन से उसे देखने लगती है और डर से कहती है, हब्बी ये क्या कर रहे हैं आप? आपको चोट लगी है? मुझे उठाया क्यों? आपको और दर्द होगा, मुझे उतारिए। उसकी बात को इग्नोर आदित्य उसे बेड के पास ले जाकर आरोही के बगल में लिटाते हुए कहा, बेबी मुझे इतनी ज्यादा चोट नहीं आई है कि तुम्हें उठने से उसमें दर्द हो, और अब मुझे नींद आ रही है, इसलिए अब हम सोते हैं। ये कहते हुए वो खुद भी मेहर के बगल में लेट जाता है और उसे अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। कुछ देर में ही वो गहरी नींद में चला जाता है, लेकिन मेहर की आंखों से तो जैसे नींद गायब थी। उसे आदित्य का बिहेवियर कुछ स्ट्रेंज लग रहा था। कुछ देर उसके बारे सोचने के बाद वो आदित्य के चेहरे को देखती है जिस पर एक मासूम सी मुस्कुराहट होती है। उसकी मुस्कान देखकर मेहर के दिल में सुकून उतर आता है और वो धीरे से उसके बालों को उसके माथे से हटाकर उसके फोरहेड पर किस कर कहती है, गुड नाइट हब्बी। उसे बोलने के बाद मेहर अपने दूसरे साइड सोई हुई आरोही को देखती है, फिर से बड़े ध्यान से उठाकर अपने और आदित्य के बीच में कर उसके फोरहेड पर किस कर दोनों को कुछ देर प्यार से निहारती है। ऐसे कब उन दोनों को सुकून से सोते देखकर मेहर की कब आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मेहर अपने रूटीन के हिसाब 4:30 बजे उठ जाती है और उसकी नज़र आंखें खोलते ही अपने प्यारे पति और साइट सी डॉटर पर जाती है। उन दोनों को सोते हुए देखकर वो प्यार से दोनों के बालों को सहलाकर उन्हें हल्के से फोरहेड किस कर गुड मॉर्निंग विश करती है, उनकी नींद को बिना डिस्टर्ब किए हुए। आदित्य और आरोही एक दूसरे को हक किए हुए सो रहे थे। आरोही बड़े ही आराम से अपने कुल डेट की चेस्ट पर सो रही थी। मेहर के छूने से आरोही थोड़ा कशमाते हुए अपने चीक्स को आदित्य के सीने पर रब करती है और फिर सो जाती है। ये करते हुए आरोही बहुत क्यूट लग रही थी क्योंकि वो अपने होठों को पाउट बनाकर सो रही थी, जिसे मेहर का मन तो उसके चबी चीक्स को किस करने का हो रहा था, लेकिन वो अपनी बेटी की नींद बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो बस प्यार से दोनों सोते हुए कुछ देर निहारने के बाद वॉशरूम चली जाती है फ्रेश होने। कुछ देर में ही वो अपना ट्रैक सूट पहनकर बाहर गार्डन में चली जाती है जॉगिंग और एक्सरसाइज के लिए। करीब 2 घंटे बाद मेहर अपने कमरे में आती है। इस वक्त मेहर की पूरी बॉडी पसीने से भीगी हुई थी, इसलिए वो सीधे शावर लेने वॉशरूम चली जाती है और थोड़ी देर में वो शावर लेकर और अपना ऑफिस सूट पहनकर वॉशरूम से बाहर आती है और जाके ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने बालों को पॉनी टेल बनाती है और होठों पर हल्की सी पिंक कलर की लिप बाम लगाकर आंखों में काजल लगाकर वो रेडी हो जाती है। मेहर इतने सिंपल लुक में भी बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी सिंपलिसिटी ही सबको अपना दीवाना बनाने के लिए काफी थी। मेहर ने इस वक्त एक ग्रे कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था जो कि उसकी स्किन पर खिल रहा था। मेहर भले ही सिंपल रहना पसंद करती थी, लेकिन उसका ऑरा बिल्कुल भी सिंपल नहीं था। उससे आती खतरनाक वाइब सबको उसके सामने झुकने को मजबूर कर देती थी। कोई भी उसे आंख मिलकर बात नहीं कर पाता था, सब उसे बात करने में डरते थे। अगर गलती से भी उन्होंने मेहर को नाराज कर दिया तो उनका आखिर दिन होगा, क्योंकि मेहर को झूठ और गलतियां करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। अगर कोई उसे धोखा दे तो वो उन्हें माफ नहीं, सीधे सजा देती थी। मेहर रेडी होकर पलटकर एक बार बेड की तरफ देखती है जहां अभी दोनों बाप बेटी वैसे ही सोए पड़े हुए थे। वैसे आदित्य रोज इतनी देर तक नहीं सोता था, वो अभी मेडिसिन और मेहर अपनी बेटी के साथ सोने की वजह से आज सुकून से सो रहा था बिना किसी फिक्र के और परेशानी के। उन दोनों को अभी अभी सोता हुआ देखकर मेहर उनके पास जाकर दोनों का ब्लैंकेट ठीक करती है जो उन दोनों के ऊपर से सरक कर नीचे गिर गया था। सही करने के बाद मेहर उन्हें सोने देती है और खुद अपना ऑफिस बैग लेकर आराम से रूम से बाहर चली जाती है और बहुत धीरे से दूर बंद कर मेहर अपना बैग रोहन को पकड़ा देती है जो उसका ही बाहर आने का वेट कर रहा था। रोहन मेहर का बैग उसे ले लेता और कुछ ही देर वो लोग अपनी कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। रोहन कार ड्राइव कर रहा था और मेहर अपना लैपटॉप निकल उसमें मेल्स चेक करने लगती है। ऐसे पूरे रास्ते मेहर अपने लैपटॉप में ही लगी हुई कुछ ना कुछ काम कर ही रही थी। रोहन तो अपनी बॉस को इतना काम करते देखना में गर्दन हिला देता है और अपनी ड्राइविंग पर फोकस करते हुए कार ड्राइव करने लगाता है। करीब 1 घंटे बाद मेहर की कार एक सी बिल्डिंग के सामने आकर रुकती है। कार के रुकते ही मेहर अपना सर लैपटॉप से निकलकर उसे बंद करती है।
रोहन जल्दी से बाहर आकर मेहर के लिए कार का डोर ओपन करता है तो मेहर अपने सन ग्लासेस लगाते हुए एक रोब के साथ बाहर आती है और सीधे अपनी प्राइवेट लिफ्ट में चली जाती है। रोहन भी उसी के पीछे ही था। मेहर कभी भी सिंह एंटरप्राइज में एंट्रेंस से नहीं जाती थी, वो हमेशा पार्किंग एरिया में बनी अपनी लिफ्ट ही उसे करती थी आने जाने के लिए। इसलिए आज तक किसी को भी पता नहीं था कि ऑफिस का असली बॉस कौन है, सबने बस उसके बारे सुना ही था, सिर्फ देखा आज तक नहीं था। वही राजवंश मैंशन में इस वक्त नीलम जी, नरेन जी, शिखा, आदित्य और आरोही डाइनिंग एरिया में बैठे हुए अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आरोही आदित्य की गोद में बैठी हुई थी और वो उसके हाथों से खा रही थी। नरेन जी धीरे से अपना हाथ सरकते हुए टेबल पर रखे पराठे की प्लेट की तरफ लिए जा रहे थे। सबकी नजरों से बचाते हुए वो पराठे की प्लेट को छू भी पाते उससे पहले ही नीलम जी उसे उठा लेती है और घुरकर उन्हें देखने लगती है। अपनी चोरी पकड़े जाने पर नरेन जी अपने दांत दिखाते हुए अपना पप्पी फेस बनाकर कहा, जान प्लीज एक दे दो। वही अपने डैड की आवाज सुनकर शिखा और आदित्य का ध्यान अपने खाने पर से हटकर उनके चला जाता है। नीलम जी प्लेट को अपने साइड रखते हुए उनकी बात सुनकर बोली, मैंने कहा ना कि आपको नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, मेरे ऊपर कोई असर नहीं होना वाला आपका मासूम चेहरा देखकर तो चुपचाप जो मिला है वो खा लो वरना ये भी नहीं है मिलेगा। नरेन जी उनकी बात सुनकर अपना मुंह बनाते हुए कहा, जान तुम्हें जरा सी दया नहीं आ रही ना अपने प्यारे से मासूम से पति पर ना। तुम इतनी पत्थर दिल कब से हो गई जान, मैं पहले से ही ऐसी थी, बस आपको अभी पता चला तो इसमें कुछ नहीं कर सकती। ये बोलकर वो अपना नाश्ता करने लगती है। अपने मॉम डैड की बातें सुनकर वो दोनों समझ जाते हैं जरूर उनके डैड ने मॉम को नाराज किया है किसी बात और ये उनकी पनिशमेंट है, क्योंकि हमेशा उनके डैड कोई ना कोई ऐसी हरकत करते रहते जिसे वो हमेशा नीलम जी की डांट और पनिशमेंट खाते रहते हैं। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, स्माइलिंग फेस। इसलिए वो दोनों उन्हें लगे रहने देते हैं और अपने बस्ते पर फोकस करते हुए खाने लगते हैं। खुद को ऐसे इग्नोर होते देखकर नरेन जी अपना मुंह फूलते हुए बोले, कैसे हो तुम लोग, जरा सी दया नहीं बची तुम्हारे अंदर, यहाँ एक बच्चा भूखा है और तुम सब ठूसे जा रहे हो। लेकिन कोई भी उनकी बात का जवाब नहीं देता है, सब वैसे ही आराम से खाते रहते हैं। कोई जवाब ना मिलने पर वो अपना मुंह फूलते हुए अपनी प्लेट को घूरते हैं जहां पर उनके लिए आज हल्दी स्लेड रखी हुई थी, और उसे देखकर एक बार सबको तरफ देखते हैं जो मजे से पराठे खा रहे थे मक्खन के साथ, और ये देखकर ही नरेन जी के मुंह से लार टपक रही थी। कुछ देर उनकी प्लेट्स को देखने के बाद वो अपनी खड़ूस बीवी को देखते जिसने उन्हें पनिशमेंट दी थी कि आज उन्हें नाश्ते में स्लेड खानी पड़ेगी, क्योंकि उनका कल वाला रात खंड उन्हें पता चल गया था कि वो आधी रात को मेहर के कमरे कैसे तका झांकी कर रहे थे, और ये किसी और नहीं बताया था बल्कि उन्होंने खुद ही नीलम जी को कल बताया था। और वो सोचने लगते हैं कि हुआ क्या था कल रात को। चैप्टर 13 स्टार एंटरटेनमेंट। अब आगे नरेन जी आदित्य के इशारा करने पर चले जाते हैं, पर जैसे ही वो अपने कमरे में एंटर करते हैं सामने बेड पर नीलम जी उन्हें ही घूर कर देख रही थी। नरेन जी बड़े आराम से कमरे के अंदर आकर दरवाजा बिना किसी आवाज के बंद करके जैसे पलटते हैं। उनकी नजरें सीधे जाकर नीलम जी से जा मिलती हैं जो उनकी ही हरकतों को देख रही थी नीलम जी को जागते हुए देखकर। अरे बाप रे मुगम्बो तो जाग गई। नरेन जल्दी कुछ सोच वरना आज पक्का तू जान से जाएगा। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, ये सब अपने मन में बोलते हुए वो सोचने लगते हैं कि तभी नीलम जी बेड से उठाकर उनके पास आकर पूछती है, इतनी रात को कहाँ गए थे तुम हो? उनकी आवाज सुनकर नरेन जी हड़बड़ा जाते हैं, लेकिन वो अपनी हड़बड़ाहट छुपाते हुए उनसे कहा, अरे जान तुम क्यों जाग गई, तुम तो सो रही थी ना। सवाल के बदले सवाल सुनकर नीलम जी अपनी आईब्रो सिकुड़ लेती है। उनके ऐसे देखने से नरेन जी वहां से बेड के पास जाते हुए बोले, अरे ऐसे क्यों देख रही हो जान, बच्चा डर जाएगा। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। अच्छा तो बताइए कि ये इतना बड़ा बच्चा आधी रात को कहाँ भूत बनकर भटक रहा था हूँ? नीलम जी सरकासिम भरी टोन में उनसे पूछती है। मैं कहीं नहीं, वो प्यास लगी थी तो पानी नहीं था रूम में इसलिए किचन में गया था। जान तुम भी ना अपने भोले भाले पति पर कितना शक करती हो। स्मर्क स्मर्क वो अपना मुंह बनाते हुए बोले। उनकी बात सुनकर नीलम जी बेड के पास साइड टेबल से भरा हुआ पानी का जग उठाकर उन्हें दिखाते हुए बोली, अच्छा तो फिर ये क्या है? जग को देखकर नरेन जी अपने दांतों तले जीभ दबा लेते हैं और वो फिर से कोई बहाना सोचने लगते हैं कि तभी उनके कानों में नीलम जी की गुस्से से भरी आवाज सुनाई देती है जो गुस्से कह रही थी, नरेन चुपचाप बिना किसी बहाने के सच सच बताइए कि अब आप कहाँ गए थे इतनी रात को। जैसे वो पलटकर नीलम जी को देखते हैं तो वो बहुत गुस्से में नरेन जी को घूरे जा रही थी, क्योंकि उन्हें अपने पति की हरकतों के बारे में अच्छे से जानती है कि जब तक वो किसी ना किसी को परेशान ना कर ले तब तक उनका खाना नहीं पचता है। इसलिए बस वो जानना चाहती थी कि अब वो किस से इतनी रात को परेशान करने गए थे, क्योंकि उन्हें कुछ कुछ शक हो गया था कि नरेन जी कहाँ गए होंगे, लेकिन फिर भी वो उनके मुंह से सुनना चाहती थी। नीलम जी के लगातार पूछने और घूरने से नरेन जी सब कुछ बता देते हैं कि वो मेहर के कमरे में गए थे ये देखने को आदित्य ने उसके लिए क्या गिफ्ट लिया।
वो एक कर सब उगल देते हैं सिवाय ये छोड़कर कि आदित्य को चोट लग गई है, क्योंकि उन्हें पता था अगर नीलम जी को अभी ये पता चला तो वो परेशान हो जाएगी आदित्य के लिए और वो उन्हें परेशान नहीं देख सकते थे। वही उनकी करतूत सुनकर नीलम जी को गुस्सा बहुत आता है और वो अपनी आंखों में गुस्से लिए उनकी तरफ देखती है तो नरेन जी अपने दांत दिखाते हुए बोलो, जान ऐसे इतने प्यार से मत देखो। तुम्हें तो पता है ना, जब भी तुम मुझे ऐसे देखती हो तो मुझे अपने अंदर कुछ होने लगता है। ये कह वो अपना चेहरा अपने हाथों से ढककर शराबने की एक्टिंग करने लगाते हैं। वही नीलम जी अपने पति की बेशर्मी देखकर अपना मुंह खोलो उन्हें देखती है, वो उन्हें गुस्से देख रही है और यहाँ उनके पति की वो प्यार नजर आ रहा है। वो अपनी मुंह बंद कर गुस्से से अपने दांत भिजते हुए कहा, नरेन तुम नहीं सुधार सकते ना, तो ठीक, फिर सुबह अपनी पनिशमेंट के लिए रेडी रहना और हाँ, आज रात तुम सोफे पर सोएंगे, समझे। इतना कह वो बेड पर जाकर आराम से लेट जाती है नरेन जी को इग्नोर। वही नरेन जी पनिशमेंट वाली और सोफे पर सोने वाली बात सुनकर वो अपनी आंखें फाड़े नीलम जी को देखते हैं और जब उन्हें होश आता है तो वो देखते हैं कि नीलम जी उन्हें इग्नोर कर आराम से बेड पर लेट गई है। तो बेड पर बैठते हुए बोले, जान तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो, मैं तो तुम्हारा प्यारा पति हूं ना। वो अपना बेचारा सा मुंह बनाते हुए उन्हें देखते हुए बोले, लेकिन नीलम जी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ और वैसे उन्हें इग्नोर लेती रही है। नरेन जी की बहुत कोशिश करने पर भी जब नीलिमा जी नहीं मानती तो आखिर में वो जाकर सोफे पर लेट जाते हैं। फ्लैशबैक एंड सब लोग अपना नाश्ता करके कब का चले गए थे, वहां से डाइनिंग टेबल पर सिर्फ नरेन जी बैठे हुए थे। वो अपनी सोच से तब बाहर आते हैं जब उन्हें एक सर्वेंट आवाज देते हुए पूछा रहा था, सर आपका नाश्ता हो गया क्या। उसकी आवाज सुनकर वो अपने आसपास देखते तो उन्हें कोई नहीं दिखता, तो वो उस सर्वेंट से पूछते हैं कि सब लोग कहाँ गए। सर्वेंट रिस्पेक्ट के साथ जवाब देते हुए बोला, सर वो लोग तो कब का चले गए यहाँ से। अच्छा ठीक है, मुझे पता है, मैं बस तुम्हें चेक कर रहा था कि तुम्हारा ध्यान काम पर है कि नहीं। यहाँ वो एटीट्यूड राय कैट फेस पाउटिंग कैट फेस से वहां से उठकर चले गए। वही बेचारा वो सर्वेंट अपना मुंह खोले नरेन जी को देखता रहता है हैरानी से, ओपन माउथ फेस। फिर उनके जाने के बाद वो अपना सर हिलाते हुए अपना काम करने लगाता है, क्योंकि वो यहाँ पर बहुत टाइम से काम कर रहा था तो उसे पता था कि उसके ये बिग बॉस कैसे, इसलिए वो उनकी बातों पर ध्यान ना देते हुए अपना काम करने लगाता है। वही एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज आकर रुकती है और उसमें से एक 25-26 साल का लड़का बाहर आता है। उसने इस वक्त एक व्हाइट शर्ट और फॉर्मल पैंट पहना हुआ था। उस लड़के पर ये कपड़े बहुत सूट कर रहे थे और उसका हैंडसम फेस धूप की वजह से चमक रहा था। वो लड़का जल्दी से जाकर पीछे वाला गेट खोल है और रिस्पेक्ट से अपना सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। उसके दूर ओपन करते ही दो जोड़ी ब्लैक कलर के चमचमाते हुए शूज बाहर निकलते हैं और उसमें से एक डैशिंग हॉट पर्सनैलिटी वाला इंसान बाहर आता है। उसके फेस एक फेस मास्क से कवर था और उसने अपनी आंखों पर सनग्लासेज लगाए हुए थे। उसके हाथ में ब्रांडेड वॉच पहनी हुई थी और एक ब्लू कलर 3 पीस पहना हुआ था। वो बाहर आकर एक बार उस बिल्डिंग को देखता है जिसके ऊपर बड़े अक्षरों में स्टार एंटरटेनमेंट लिखा हुआ था। वो अभी उस नाम को देख ही रहा था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। उसके बाहर आने के बाद लड़का रिस्पेक्ट के साथ बोला, बॉस हमें चलना चाहिए, सब आपका वेट कर रहे होंगे। उसकी बात सुनकर वो इंसान एक बार उसकी तरफ देखता है और अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए आगे बढ़ जाता है और उसके पीछे वो लड़का चला जाता है। चैप्टर 14 आदित्य की असली आइडेंटिटी। गेट पर खड़े गार्ड्स जब उस इंसान को आते हुए देखते हैं तो तुरंत अपना सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। ये इंसान और कोई नहीं बल्कि आदित्य, जो कि स्टार एंटरटेनमेंट का सीईओ था, लेकिन यहाँ पर किसी को भी नहीं पता था कि एक्चुअल में उनका सीईओ कौन, क्योंकि किसी ने भी आज तक आदित्य का फेस नहीं देखा था। उन्होंने बस उसे दूर से ही देखता था और किसी ने भी पता करने की हिम्मत भी नहीं दिखाई, क्योंकि आदित्य से आता और ही खतरनाक जिसे किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो उसके पास जाकर उसकी असली आइडेंटिटी पूछे। आदित्य बहुत कम ही ऑफिस आता था, जब कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो या कोई जरूर काम तभी, वरना वो अपना काम हमेशा घर से ही करता था। उसकी इस पहचान के बारे में बस कुछ लोगों को ही पता था। आदित्य उन्हें एक नज़र देखकर अंदर चला जाता है। वही जैसे वहां काम कर रहे वर्क्स को अपने कानों में किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है तो अपना काम छोड़कर अपना सर ऊपर कर देखता है, तो तुरंत अपनी सीट पर खड़े होकर आदित्य को रिस्पेक्ट के साथ विश करते हैं। एक साथ आदित्य उनकी विश का जवाब सिर्फ अपनी गर्दन हिला कर देता है और सीधे अपनी लिफ्ट में चला जाता है बिना रुके। वही सारे एम्प्लॉय तो आज शॉक थे आदित्य को देखकर, क्योंकि आज उनके सीईओ बहुत दिनों बाद ऑफिस आया थे, लगभग पूरे 3 महीनों बाद। सब अपने शौक से जल्दी बाहर आकर पूरे फोकस से अपना काम करने लगाते, क्योंकि उन्हें पता था अगर उनके बॉस को पता चला कि वो लोग काम में लापरवाही कर रहे थे तो उनके एक सेकंड नहीं लगे ऑफिस से निकलने में, क्योंकि आदित्य को काम में लापरवाही बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और अगर कोई थोड़ी सी कामचोरी करता है तो वो तुरंत उसे फायर कर देता है उनकी जॉब से, क्योंकि उसे एम्प्लॉयज की कोई जरूरत नहीं जिन्हें काम की जगह दूसरी चीजों में इंटरेस्ट हो।
वही कुछ ही देर आदित्य की लिफ्ट 25th फ्लोर पर जाकर खुलती है और उसमें से आदित्य बाहर निकलकर सीधे अपने केबिन चला जाता है और जो उसके साथ वो भी अपने केबिन चला जाता है। अपने केबिन में जाकर आदित्य सीधे अपनी डेस्क पर जाकर काम करने लगाता है। अभी वो काम ही कर रहा था कि इतनी देर में उसके केबिन के बाहर से नॉक की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो कम इन कहता है। जैसे बाहर खड़ा इंसान उसकी आवाज सुनता है तो तुरंत केबिन डोर ओपन कर अंदर आता है। आदित्य को ग्रीट करते हुए बोला, बॉस आपकी मीटिंग का टाइम हो गया है। उसकी आवाज सुनकर आदित्य अपना सर उठाकर देखता है तो ये और कोई नहीं बल्कि उसकी के साथ आया उसका पर्सनल असिस्टेंट सार्थक था। उसकी बात सुन आदित्य हाँ अपना सिर हिलाता है और फिर वो दोनों केबिन से निकलकर मीटिंग रूम की ओर चले जाते हैं। मीटिंग रूम, सभी बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे और ध्यान से सामने प्रोजेक्टर पर चल रहे प्रेजेंटेशन को देख रहे थे। आदित्य भी बिना किसी एक्सप्रेशन के सामने चल रही प्रेजेंटेशन को देख कर रहा था, अपने हाथ में पेन को घूमते हुए। अपने सामने खड़े 45 साल के आदमी को देखे जा रहा था जो उस प्रेजेंटेशन को दे रहा था। मीटिंग पूरे 3 घंटे चलती है और इस बीच कोई भी कुछ नहीं बोलता है। सब अपने सामने बैठे इंसान को देख रहे थे जिसने एक शब्द भी नहीं बोला था पूरे 3 घंटों में और बिना किसी इमोशन के बस अपने सामने खड़े इंसान को देखे जा रहा था। जब 3 घंटे बाद मीटिंग खत्म होती है, सब अपने सामने बैठे इंसान की तरफ देखते हैं। उन सबको अपनी तरफ देखता पाकर आदित्य अपने बगल में खड़े सार्थक को देखकर इशारा करता है। सार्थक अपने बॉस का इशारा समझकर तुरंत अपने सामने बैठे तीनों लोगों को देखकर बोला, मीटिंग इज ओवर, आप लोग जा सकते हैं। हम ये प्रोजेक्ट आपके साथ नहीं करना चाहते हैं। ये बोलकर वो चुप हो जाता है। उसकी बात सुनकर वही एक आदमी जो करीब 50 साल की उम्र के लगभग था, इस आदमी का नाम राकेश खुराना है, जो आदित्य के साथ उसके प्रोजेक्ट में काम करना चाहता है और उसी से रिलेटेड वो आज अपनी प्रेजेंटेशन देने आया था। लेकिन डील कैंसिल हो जाने पर वो बोला, मिस्टर यार आप हमारे साथ ये प्रोजेक्ट क्यों नहीं करना चाहते? आपको बताना होगा कि हमारी प्रेजेंटेशन में आखिर क्या कमी है, जबकि हम लोगों ने अपना 100% दिया है और आप कह रहे हैं कि आप हमारे साथ काम नहीं करना चाहते। फिर वो गुस्से से लाल होते हुए बोला, देखिए मिस्टर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको मुझे से अच्छी डील और कोई नहीं दे सकता है, इसलिए चुपचाप आप मेरे साथ ये डील साइन कर लीजिए वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। उसके इतना कहते ही वहां का माहौल जो अभी तक बिल्कुल नॉर्मल था, अचानक से वहां का टेम्परेचर बढ़ जाता है। वही बाकी लोगों की तो अपने सामने बैठे इंसान को देखकर सांसें ही अटक गई थी। उसे देखकर वो अपने मन में मिस्टर खुराना को कोस रहे थे। उनकी बात सुनकर क्या उन्हें नहीं पता था कि वो किसके सामने क्या बोल रहे हैं? क्यों उन्होंने ये बोलकर अपने पैर कुल्हाड़ी मार ली और साथ में शैतान को जगा दिया है? सबके माथे पर ठंडा पसीना आ गया था। वही सार्थक जो आदित्य के बगल में खड़ा हुआ था, वो आदित्य का रूप देखकर डर के मारे 2 कदम पीछे होकर मिस्टर खुराना को तराश भरी नजरों से देखने लगाता है, क्योंकि उसे पता था कि अब उसके बॉस क्या करने वाले। वही जैसे ही मिस्टर खुराना अपनी बात खत्म कर सामने देखते हैं तो वो डर से कँपाने लगाते हैं। आदित्य की आंखें इस वक्त गुस्से से पूरी लाल हो गई थी। इस वक्त उसका ऑरा बहुत खतरनाक लग रहा था, जैसे अभी ही वो उन सबको मौत के घाट उतार देगा। वो अपना डर छुपाते हुए जैसे ही कुछ बोलने वाले थे कि तभी वो अपने सामने बैठे इंसान के चेहरे पर डेविल स्माइल देखते हैं, जिसे देखकर उनके शब्द उनके गले में ही अटक जाते हैं और वो कुछ बोल ही नहीं पाते। तभी सभी के कानों में बुलेट शॉट की आवाज गूंजती है। सब उस आवाज को सुनकर डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो अपनी आंखें खोलकर देखते हैं तो मिस्टर खुराना की लाश उनके बगल पड़ी हुई, उनके माथे के बीचों बीच गोली लगी हुई थी। उनकी लाश देखकर बाकी के दोनों लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया कि अभी हुआ क्या है, लेकिन जब वो अपने सामने बैठे इंसान के हाथ में बंदूक देखते हैं तो वही बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। आदित्य जो अपने हाथ में गन को घूमते हुए अपने सामने पड़े लोगों को गुस्से से देखे जा रहा था, इसके बाद वो अपनी गन को पीछे रखकर खड़ा होकर बाहर जाते हुए सार्थक को ऑर्डर देते हुए अपनी रौबदार आवाज में बोला, 2 मिनट के अंदर मुझे सारा कचरा साफ चाहिए। ये कह वो निकल जाता है, मीटिंग रूम से बाहर चला गया। आदित्य के जाने के बाद सार्थक बाहर खड़े गार्ड्स को बुलाकर उन्हें वहां इन लोगों को ठिकाने लगाने को बोलता है और खुद आदित्य के पीछे चला जाता है। तभी वहां एक साथ 3 गार्ड्स आते हैं और उन 2 लोगों को ले जाकर उनकी कार में पटक देते हैं और मिस्टर खुराना को अपनी कार में ले जाते हैं वहां से। वही आदित्य मीटिंग रूम से निकलकर सीधे अपने केबिन में जाकर अपनी सीट पर बैठकर अपना सर टिकाकर आंखें बंद कर स्विंग करते हुए कुछ सोचने लगता है। तभी बाहर से नोक होने की आवाज आती है तो आदित्य कर्कश आवाज में कम इन कहता है। रोहन अंदर आकर आदित्य को उन तीनों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है। आदित्य बिल्कुल चुपचाप उसकी बात सुनता रहता है। वैसे ही अपनी आंखें बंद किए हुए उसकी पूरी बात सुनने के बाद वो अपनी आंखें खोलकर उसे देखता है और बोला, ठीक है तुम जा सकते हो। सार्थक आदित्य की बात सुनकर तुरंत वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद आदित्य अपना लैपटॉप ओपन कर काम करने लगाता है। शाम के 6 बजे राजवंश मैंशन। आदित्य अपने ऑफिस से 3 बजे ही वापस आ गया था और इस वक्त वो हॉल में बैठा हुआ था। उसी के बगल में शिखा बैठी हुई और दोनों इशारों इशारों में कुछ बातें कर रहे थे।
वही नरेन जी आरोही को अपनी पीठ पर बिठाकर कर हॉल में चाकर लगा रहे थे और नीलम जी किचन में थी। मेहर और समीरा जैसे ही अंदर आकर हॉल का नजारा देखती है तो उनको होठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। आरोही नरेन जी की पीठ पर बैठी हुई खिलखिलाकर हंसते हुए उनसे कह रही थी, दादू बहुत मजा रहा है ये दादू। दादू ये कहते हुए वो खिलखिलाकर हंसने लगती है कि तभी उसकी नज़र हॉल में खड़ी मेहर और समीरा पर जाती है तो वो नरेन जी से बोली, दादू मम्मा के पास। उसकी बात सुनकर नरेन जी बोले, गुड़िया रानी तुम्हें अपनी डेविल मम्मा की याद आ रही है क्या? तो मैं तुम्हें बता दूं उसे आने टाइम है अभी। मेहर जिसके फेस पर आरोही को देखकर स्माइल थी वो नरेन जी की बात सुनकर उन्हें भूलने लगती है। वही आदित्य जो उन्हीं लोगों पास बैठा था, जैसे ही वो आरोही के मुंह से मेहर का जिक्र सुनता है तो एंट्रेंस की तरफ देखता है तो तुरंत अपनी जगह से उठकर मेहर के पास जाकर उससे शिकायत करते हुए बोला, बेबी तुम मुझे से बिना मिले क्यों गई? पता है मुझे बहुत बुरा लगा था। ये कहकर वो से डिसअपॉइंटेड वाले एक्सप्रेशन अपने फेस पर ले आता है। मेहर उसकी बात सुनकर और उसका फेस देखकर बहुत नर्म आवाज में कहा, सॉरी हब्बी वो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी इसलिए जाना पड़ा मुझे और आप सो रहे थे तो मेरा मन नहीं किया कि मैं आपकी नींद डिस्टर्ब करूं। सॉरी हब्बी अपनी बेबी को माफ कर दो। मेहर ये बोलकर बहुत प्यार से उसकी तरफ देखती है। चैप्टर 15 आदित्य की मेहर से शिकायत। अब आगे मेहर अभी आदित्य की तरफ देख ही रही थी कि तभी उसे आरोही की क्यूट सी आवाज सुनाई देती है जो कह रही थी, मम्मा आरू ऑल्सो मिस्ड यू। ये कहते हुए वो नरेन जी की पीठ से उतरकर मेहर की तरफ अपने नन्हे नन्हे कदम लेते हुए जाकर उसकी टांगों को हक करके खड़ी हो जाती है। मेहर जैसे ही आरोही की आवाज सुनती है तो वो तुरंत अपना सर नीचे कर अपनी एंजल को देखती है जो कि उसकी टांगों को हक करके अपनी मासूम आंखों से उसे देखते बार बार अपनी पलकें झपका रही थी। आरोही ऐसा करते बहुत क्यूट और प्यारी लग रही, सब तो उसकी क्यूटनेस देखकर उसमें खो से गए थे। आदित्य भी अपनी प्रिंसेस की आवाज सुनकर उसे ही देख रहा था जो कि किसी छोटे से खरगोश के जैसे उसकी बेबी से चिपक कर खड़ी हुई थी। ग्रिनिंग कैट फेस। मेहर तुरंत झुककर आरोही को अपनी गोद में लेकर उसके दोनों गालों को बारी बारी चूम थ्रोइंग किसेस माय एंजल मम्मा ने भी आपको और आपके कुल डैडा दोनों को मिस किया। ये कहते हुए वो आदित्य की तरफ देखती है जो आरोही और मेहर को ही देख रहा था। मेहर को अपनी तरफ देखते हुए पाकर आदित्य बोला, ठीक है बेबी मैं तुम्हारी सॉरी एक्सेप्ट करता हूँ लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो आगे से तुम मुझे से बिना गुड बाय बोल बिना नहीं जाओगी कहीं। उसकी बात सुनकर मेहर कहती है, ठीक है हब्बी मैं आगे से ऐसा ही करूंगी पक्का। मेहर को अपनी बात मानते देखकर आदित्य खुश हो जाता है और वो जल्दी से मेहर के चीक्स पर थ्रोइंग किसेस करते हुए बोला, मेरी बेबी कितनी अच्छी है। वही मेहर तो उसके इस सडन एक्शन से हैरान थी, उसे समझ ही नहीं आया कि अभी हुआ क्या है। आदित्य की इस हरकत से सारे घर वाले अपना मुंह खोले उन्हें हो देख रहे थे, अपनी आंखें फाड़े, वेरी कैट फेस। वही मेहर को जैसे ही होश आता है कि आदित्य ने अभी क्या किया तो एक बार वो अपनी टेढ़ी नजरों से सबका रिएक्शन देखती है लेकिन सबको अपनी तरफ देखते हुए पाकर उसका गाल लाल हो जाते हैं। लेकिन वो अपने फेस पर कोई हैरानी वाले भाव नहीं लाती कि तभी आरोही जो मेहर की गोद में ही थी वो अपनी मम्मा के चीक्स को रेड होते हुए देखकर वो अपने दोनों हाथों को उसके फेस पर रख फिकर करते हुए पूछती है, मम्मा आपको क्या हुआ, आपके चीक्स स्माइलिंग फेस इतने रेड क्यों हो गए हैं? मेहर उसकी बात सुनकर अपने इमोशन छुपाते हुए बोली, नहीं एंजल मम्मा को कुछ नहीं हुआ है, आप फिक्र मत करो। ये बोलकर वो उसे एक छोटी किस कर नीचे उतरते हुए बोली, एंजल आप मम्मा का यही वेट करो वो अभी फ्रेश होकर आती है। ठीक है। इतना कहने के बाद मेहर बिना कोई जवाब सुने जल्दी से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। अब वो क्या ही बताती आरोही को कि उसके गाल लाल क्यों हो गए हैं, इसलिए वो जल्दी उसे जवाब देकर वहां से अपने कमरे में चली जाती है। वही आदित्य जैसे आरोही के मुंह से मेहर के रेड फेस के बारे सुनता है तो वो घबरा जाता है और वो भी मेहर के पीछे चला जाता है। वही बाकी घर वाले मेहर को ऐसे जाते देखकर हंसने लगाते हैं। नरेन जी तो हंसते, टीयर्स ऑफ जॉय ओह माय गॉड ये मैंने क्या देख लिया कि मेरी डेविल बेटी भी शरारती है। वो अपने फेस पर हैरानी वाले एक्सप्रेशन वेरी कैट फेस लाते हुए बोले। उनकी बात सुनकर नीलम जी उनको टोंट मरते हुए बोली, अब सब तुम्हारी तरह तो नहीं हो सकते हैं ना बेशर्म। ये कहते हुए वो वापस से किचन में चली जाती है। उनका टोंट सुनकर नरेन जी अपनी जगह से खड़े होकर उनके पीछे जाते हुए बोले, अरे जान तुम ये क्या बोल रही हो, मैंने कब बेशर्म? देखो तुम मुझे फालतू में बदनाम करना छोड़ दो जान, वरना मैं तुम्हें सच में बेशर्म बनकर दिखाऊंगा, वो नीलम जी को धमकी देते हुए बोले। शिखा समीरा अपने मॉम डैड को स्टॉट होते देखकर ना में सर हिला देती है। इसके बाद समीरा आरोही को देखती जो कंफ्यूजन अनअम्यूज्ड अभी भी सीढ़ियों की तरफ देख रही थी। उसे ऐसे देखकर समीरा आरोही के गाल प्यार से खींचते हुए बोली, गुड़िया आप इतना मत सोचो, आपकी मम्मा बिल्कुल ठीक है। उसकी बात सुनकर आरोही अपनी बच्चों वाली आवाज बोली,
अगर मम्मा ठीक है तो उनका फेस रेड क्यों हो रहा था बुई? वो इसलिए क्योंकि वो टायर्ड हो गई है ना, दिन भर काम करके। ठीक है। ओह तो ये बात है। आरोही बात को समझने की कोशिश करते हुए बोली, हाँ मेरी प्यारी गुड़िया, चलो अब बुई भी फ्रेश होकर आती, तब तक आप अपनी शिखा बुई के साथ खेलो। ओके। इसके बाद समीरा अपने कमरे में चली जाती है फ्रेश होने के लिए। आरोही और शिखा वही हॉल में छोड़कर सबके जाने के बाद दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर शिखा आरोही से बोली, डॉल चलो हम लोग खेली खेली करते हैं। ये कहकर वो आरोही के साथ खेलने लगती है और वही उपमेहर अपने कमरे में जाकर मिरर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। अपने लाल हो चुके चेहरे को देखकर खुद से बोली, हब्बी ना, ऐसे सबके सामने कौन करता है। यूं कह वो खुद को एक बार और शीशे में देखती है। उसके बाद वो वॉशरूम चलती है फ्रेश होने। आदित्य जो मेहर के पीछे ही आ रहा था उसे देखने जब वो ऊपर पहुंचा तभी उसके फोन रिंग करने लगा, जिसे सुनकर उसके बढ़ते हुए कदम रुक गए और वो अपनी पैंट की पॉकेट से फोन निकालकर देखने लगा था। जैसे इस पर फ्लैश हो रहे नाम को देखता है तो उसकी आंखों में गुस्सा उतर आता है और हाथों की नशे उबर आती है। कुछ देर फोन गुस्से घूरने के बाद आदित्य कुछ सोचकर वहां से थोड़ी दूर चला जाता है कॉल पिक करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑडियो।